नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज उसका पार्ट 1 देखेंगे और उसका नाम है नंबर सिस्टम। अगर आप देखते हैं तो हर एग्जामिनेशंस में संख्या पद्धति एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में आता है। आप देखेंगे कि तमाम एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न आपको मिलते भी हैं। तो हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्राकृतिक संख्याएं, जिसको आप कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, जिसको आप कहते हैं होल नंबर्स। फिर पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंटीजर्स कहते हैं। सम संख्याएं, जिसको इवन नंबर्स। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। सअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। और वास्तविक संख्याएं, जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये सारी संख्याओं का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे 11 पॉइंट्स हैं। इन 11 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा देखेंगे और एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से इन सारे बेसिक स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आता है प्राकृतिक संख्या, जिनको आप कई किताबों में प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है एन से। नेचुरल मतलब होता है जो चीज प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, मतलब जिसको हम स्वतः उत्पन्न होती जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे मैं बोलता हूँ किसी भी चीज को, मैं किसी से कहता हूँ कि तुम काउंट करो, तो स्टार्टिंग क्या करेगा, कहेगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। वो क्या करेगा, हमेशा उस चीज के गिनने का प्रारंभ जो है वो हमेशा एक से करेगा। वो कभी भी ऐसे नहीं गिनेगा 0 1 2 3। ठीक है, तो हमेशा कभी भी किसी भी चीज की काउंटिंग की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, 1 से होती है। कहा भी जाता है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मान लेते हैं कि ये घर हैं ढेर सारे और मैं यहाँ गिनना शुरू करता हूँ, तो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 0, हमेशा स्टार्टिंग उसका किससे होता है, 1 से होता है। और यह संख्याएं 1 से लेकर क्या होती हैं, अनंत तक होती है। अनंत तक मतलब इनफाइनाइट तक होती हैं, इनका कोई भी आपका लास्ट बिंदु नहीं होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानने की आपकी चीजें हैं कि 0 तक या ऋणात्मक जो संख्याएं होती है, 0 और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, 0 और ऋणात्मक संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, अगला चलते हैं। अगला है आपका पूर्ण संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल का मतलब होता है कि किसी भी चीज का पूर्ण हो जाना, मतलब कंप्लीट हो जाना। जब कोई भी चीज आप करते हैं और वो जब पूर्ण अवस्था में हो जाती है तो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। उसी तरह जब संख्याएं अपने आप में पूर्ण हो जाती हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। तो ऐसा हुआ क्यों, तो दिक्कत तो आ रही थी। जैसे हम जब काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं था जिसको हम इसको आगे सीरीज को बढ़ा सकें। तो हमको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर किसकी उत्पत्ति हुई, शून्य की उत्पत्ति हुई। शून्य की उत्पत्ति होती है तो इसके बाद यह पूरी जो आपकी सीरीज होती है नंबर्स की, ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब इतने नंबर्स से आप दुनिया के किसी भी नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई बाकी नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपका नेचुरल नंबर में 0 जुड़ गया तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं जब उसमें 0 ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। आपकी परिभाषा देख सकते हैं,
प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। जब जितने भी नंबर्स का सेट है जब उसमें जीरो ऐड हो जाता है तो वह पूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए अब इस वेन आरेख के माध्यम से मैंने बताया कि अगर इस गोले में जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती क्योंकि उसमें शून्य नहीं होता है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर एंड जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको आप कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को डिनोट करते हैं हम किससे? जेड से। अब यहां इसको कैसे पहचानते हैं? पूर्ण संख्याओं को धन या धन एवं ऋण में व्यक्त किया जा सकता है, या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आप कह रहे होंगे कि सर इतना भारी भरकम आप क्या ये बता रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की तो 1 से लेकर 9 तक काउंट किया था, उसमें जब जीरो ऐड हो जाता है तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन जीरो के बाद भी उसके पहले भी एक दुनिया है और वो दुनिया है निगेटिव की दुनिया। तो हमको निगेटिव की दुनिया की जरूरत पड़ी क्यों? निगेटिव की दुनिया की जरूरत हमको इसलिए पड़ी, माइनस की चीजों की जरूरत हमको इसलिए पड़ी कि मान लेते हैं कि हम बाजार में कोई भी चीज, आज मुझे सैलरी 5,000 रुपए मिली, ठीक है, और उसमें से मैंने 1,000 रुपए खर्च कर दिया और फिर शाम को भी 1,000 रुपए क्या कर दिया? खर्च कर दिया। और शाम को एक बगल वाले भाई साहब को मैंने 1,000 रुपए दिया था, वो आके मुझे वापस कर दिए। अब मैंने यहाँ 3,000 रुपए का लिख दिया कैलकुलेशन, लेकिन जब शाम को मैं इसका फाइनल कैलकुलेशन करने बैठता हूँ कि तब मुझे ये नहीं पता चलता है कि भाई 1,000 मैंने कौन से किससे लिए, किसको दिए और कौन से प्राप्त किए। तो अगर मैं उसके आगे प्लस लगाता हूँ कि ये 1,000 रुपए मैंने क्या किए? प्राप्त किए, ये भी 1,000 रुपए मैंने प्राप्त किए, तो आपको 1,000 रुपए प्राप्त हो गए। अगर मैं कहता हूं कि 1,000 मैंने किसी को दिए तो माइनस तो उसके सामने डिनोट करता हूं। छोड़िए ये सब चीजों को, अगर आप बैंक का स्टेटमेंट उठा के देखते हैं तो उसमें जितना भी कैलकुलेशन होता है तो उसमें कहीं भी आपका पैसा केवल मेंशन रहता है, लेकिन उसके आगे एक डेबिट और क्रेडिट दो शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये शब्द क्यों प्रयोग होते हैं? जिससे आपको यह पता चल सके कि अगर आपने पैसा निकाला है तो डेबिट, अगर आपने पैसा निकाला है, आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है तो क्रेडिट। तो उसी तरह क्या होता है कि जीरो के राइट साइड जब चलते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड चलते हैं, तो जब जीरो के राइट साइड हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के जब लेफ्ट साइड चलते हैं तो हम निगेटिव, और माइनस इंटीजर्स जो माइनस इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं से प्लस इनफाइनाइट इंटीजर्स तक सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। अब एक प्रश्न बन सकता है क्या जीरो भी इंटीजर्स होता है? हाँ, तो जीरो भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि आपका प्लस इनफाइनाइट इंटीजर्स से लेकर के निगेटिव इनफाइनाइट इंटीजर्स के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं। अगली संख्या देखते हैं। अगला है सम संख्या। सम संख्या को आप क्या कहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ए काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। मान लेते हैं ये संख्या में 2 का 2 से भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, 4 का 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको भी दोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। मतलब जो भी संख्याएं 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे पूछे
तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग विषम संख्या की तरफ। विषम संख्या क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो। फिर से सुनिएगा, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो तथा शेष बच जाए विषम संख्याएं कहलाती हैं। एक काउंटिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है, अगर मैं 1 को करता हूं विभाजित होगा, 3 को करता हूं नहीं होगा, 5 को करता हूं नहीं होगा, 7 को करता हूं नहीं होगा, सब पॉइंट्स में जाएंगे। इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित की जाए और वो पूर्णतः विभाजित न हो तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी कौन सी होगी, 1 होगी। ध्यान रखना है कि सबसे छोटी आपकी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं ए काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1। मतलब जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स में अगर मैं देखता हूं, अगर मैं कहता हूं 1 तो 1 केवल 1 से विभाजित हो गई, लेकिन इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। यह भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, 2 फैक्टर इसके नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए 1 जो होगा अभाज्य संख्या के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे 2। 2 क्या होगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। फिर 3 को हम लोग जब देखेंगे तो 3 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। फिर हम देखते हैं 5 1 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वह स्वयं होता है और 1, इसके अलावा बाकी वह किसी भी संख्या से कटता नहीं है। तो आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। जो 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। फिर एक और प्रश्न बन सकता है कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और विषम भी है। देख लीजिए, प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे उठा करके तो केवल 2 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं वो क्या है, विषम है। लेकिन केवल 1 2 ही ऐसा है जो सम संख्या होते हुए भी वो अभाज्य संख्या में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। फिर पूछा जा सकता है एक प्रश्न कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 3 होती है। कौन सी होती है, 3। देख रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया और प्रश्न क्या हो गया, चेंज हो गया। अब एग्जामिनेशंस में अगर आप जाएंगे तो पूछेगा कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच में बताइए कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर उसको क्या करना है, आपको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सब चीजें प्रश्न तैयार करके जाइएगा तो मैं आपको बताता हूँ 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे आपका होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, फिर आपका 37, फिर आपका 41, फिर 43 और 47। इतनी संख्याएं जो आपकी होंगी 15, वो क्या होंगी 1 से 50 तक के बीच में। फिर अगर आपसे एक प्रश्न कर दे कि भैया 50 से 100 तक के बीच में बताओ, तो 50 से 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, पहला होगा 53, फिर होगा 59, फिर होगा 61,
फिर होगा 67, फिर होगा 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, 89, 97। इस तरह अगर आप देखेंगे तो टोटल 10 होंगे। तो फिर ये पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो भी आपका एक आंसर बन जाएगा 25। मतलब इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको इन सब के भी उत्तर पता होने चाहिए। तो 1 से 50 के बीच में 15 और 50 से लेकर 100 के बीच में 10, और टोटल पूछेगी 1 से लेकर 100 के बीच में, तो आपका हो जाएगा 25। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। अगला है आपका भाज्य संख्या। अभाज्य में हमने पढ़ा कि जो एक और स्वयं से केवल कटे और बाकी किसी से न कटे। भाज्य संख्या में क्या होगा, जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे। जैसे ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में कहते हैं द नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो मतलब एक से, स्वयं के से और उसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटती है, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखते हैं हम 4 1 से भी कट रहा है, 4 4 से भी कट रहा है और 4 2 से भी कट रहा है। मतलब इसके 2 से ज्यादा क्या है, फैक्टर्स हैं। अब आपसे कोई कहे कि एक भाज्य संख्या है, तो एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं हो सकते। फिर मैं कहूं दो एक भाज्य संख्या है, तो 2 का केवल 2 ही फैक्टर बन सकता है, 1 और 2 स्वयं से कट सकता है, तो 2 भी नहीं होगा। फिर मैं 3 को कहता हूं, तो 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 3 भी नहीं होगा। तो फिर हमारा सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 4 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बन सकता है कि एक जो होता है वह भाज्य होता है कि अभाज्य होता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। ठीक है ना, एक न तो भाज्य होता है और न अभाज्य होता है, यह भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। कौन सी होती है, 4 होती है। अगली संख्या हम लोग देखते हैं। अगली संख्या है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब होता है कि यदि 2 प्राकृतिक संख्याएं a तथा b का महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें आप कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में कहते हैं टू नेचुरल नंबर्स a and b are to be common co-prime if their HCF is 1। अब देखिए, मैं आपको शुद्ध भाषा में बताता हूं कि अगर 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2 और 3 1 से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा। हमको ऐसी संख्या खोजनी है जिससे एक ही संख्या से दोनों कट जाते हों। क्या 5 और 9, मान लेते हैं 5 एकम 5, तो क्या 5 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो हमको ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जिससे यह दोनों संख्याएं क्या हो जाए, कट जाए। तो ऐसा कॉमन फैक्टर कौन सा है, आपका 1 है। इसीलिए ऐसा जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। इसीलिए जो को प्राइम नंबर होता है, जिसको आप सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसका कैरेक्टर ही स्टिक होता है कि यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है परिमेय संख्या, जिसको डिनोट करते हैं आप लोग Q से। इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। अब इसको समझने के लिए आपके दिमाग में चलना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है कि जिनको आप बटे के फॉर्म में लिख सकें। बटे मतलब होता है एक अंश लिख सकते हैं और एक हर के रूप में लिख सकें। परिभाषा क्या होगी कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक मतलब होता है पॉइंट में न अक्षर आते हों, पूर्ण रूप से वो क्या हो, अपने में कंप्लीट हो, किंतु Q 0 नहीं होना चाहिए। 0 मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा कि मान लेते हैं कि हम कोई संख्या लिखते हैं 5/7,
अब मैं कहूँ कि ये रेशनल नंबर, हाँ भाई है, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ 5/1, तो ये रेशनल नंबर है, हाँ ये भी रेशनल नंबर है। मैं लिखता हूँ 0/2, और मैं कहता हूँ कि भाई ये रेशनल नंबर है, हाँ यह भी रेशनल नंबर है, लेकिन मैं लिखता हूँ 2/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल रखा है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब किसी भी कंडीशन में इसके नीचे जो होता है भाग में, हर केस के आत में कभी भी 0 होना नहीं चाहिए, ठीक। अब देखिए 5 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, क्यों? क्योंकि अगर 5 को मैं 5 के बटे 1 लिखूं तो हो जाएगा, ये भी बटे में 7 के नीचे भी लिखूं तो ये भी हो जाएगा, 9 के नीचे लिखो ये भी हो जाएगा, 7/9 यह भी रेशनल नंबर है, 4/5 यह भी रेशनल नंबर है। अब देखिए ये रहा रूट 49, यह भी रेशनल नंबर, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्वायर कंप्लीट करूंगा तो कितना आ जाएगा 7, इसको देखूंगा तो ये भी आ जाएगा 6 और 5। 22/7 होता है वो रैशनल नंबर होता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22/7 को हम लोग रैशनल माने कि इर्रेशनल माने। तो जो 22/7 होता है वो होता है रैशनल नंबर, लेकिन अगर मैं पाई बोलता हूँ तो पाई जो होती है वह क्या रैशनल नंबर नहीं होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। उसके बारे में अभी हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 22/7 जो होता है ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, पाई की कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर 22/7 लिखा हुआ है तो हम उसको रैशनल नंबर में काउंट करेंगे, उसको इर्रेशनल में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाई लिखा हुआ है तो पाई हमेशा किस में काउंट होता है? इर्रेशनल में काउंट होता है, क्योंकि जो उसकी रियल वैल्यू होती है वो 3 पॉइंट समथिंग होती है। ये 22/7 होता है वो जो इसका होता है अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इसका पूर्ण वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब 0/11 परिमेय संख्या होती है, हाँ जी होती है। 8/1 हाँ होती है। मतलब जितना भी संख्या जिसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यह आपस में क्या हो जाती हैं? कट भी जाती हैं पूरे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि वो आपस में कट भी जाती हैं, और मैं कहूँ कि भैया कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं वो जो न कटे, तो मान लेते हैं कि मैं लिखता हूँ 1/3, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 3×9, फिर पॉइंट, फिर लगा, फिर 3×9, 3×9, 3×9। अगर ये पॉइंट रिपीट हो रही है तो क्या ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? जी हाँ, यह भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इसी कारण कहा जाता है ऐसे पॉइंट के लिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, जो कटे भी ना और लगातार रिपीट होता चला जाए, वो भी किस में काउंट होता है? रैशनल नंबर में ही, जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, उसी में काउंट होता है, ठीक। तो ये रहा आपका परिमेय संख्या। अगली संख्या देखते हैं, अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके परिमेय, और जो न लिखा जा सके वो अपरिमेय। तो देखिए जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो करनी से पूर्णतः क्या होती है? मुक्त न हो। यह भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसको पहचानने की, कि अगर हम कोई भी करनी के अंतर्गत संख्या लिखते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा 4, अब मैं पूछता हूँ कि 4 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो 4 का जैसे ही हम इसका रूट करेंगे तो उत्तर आएगा 2, इसका मतलब ये इससे करनी क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। मैं लिखता हूँ 25, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 5। तो क्या ये अपरिमेय है? नहीं, यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो गया। लेकिन मैं अगर लिखता हूँ √2, तो √2 का मान हमेशा किस में आएगा? पॉइंट के फॉर्म में आएगा। देख रहे हैं? एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन। मतलब जिसको सिंपल फ्रैक्शन के रूप में न लिखा जा सके, मतलब बटे के फॉर्म में न लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और जिसको करनी से हम पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाते, निकल के बाहर नहीं आ पाती, वह भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, इसका मान जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। √3 है, इसका भी। पाई जो होता है एक इर्रेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो इसकी रियल वैल्यू होती है वो आई थिंक 3.1415926
5, 3, 5, 8, 9, मतलब लगातार बहुत मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, रिपीट होती चली जाएगा। और इस पे आज तक लोगों के शोध चले आ रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा पाई के विषय में थोड़ा सा आपको। इसके बाद है आपका 2+√3, 2+1√3 +√3। अब ये जितने भी वैल्यू होंगे ये सब क्या होंगे, पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी। तो जितने भी पॉइंट्स में वैल्यू आती हैं जो पूर्णतः क्या होती हैं, इस करनी से बाहर नहीं आ पाती, वो क्या कहलाती हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक। और इसके लिए एक शब्द भी यूज होता है पाई के लिए, आपको पता होना चाहिए। पाई के लिए एक शब्द होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो कटे भी नहीं और रिपीट भी ना हो। अगर आप पाई को काटते हुए चले जाइए तो इसकी वैल्यू कभी भी आगे चलकर रिपीट नहीं होती है। तो इसीलिए इसके लिए एक शब्द भी यूज होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। और जब कोई भी चीज रिपीट होने लगता है तो उसके लिए यूज करते हैं परिमेय में, जो आपको मैंने बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना। तो ऐसे भी आपको टर्मिनोलॉजी चीजें आपको क्या होंगी, मिल सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में कहा जा सकता है जितने भी आपके रैशनल नंबर होते हैं और जितने भी आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, दोनों को मिला करके आपका क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। मतलब जितने भी परिमेय संख्या और जितने भी अपरिमेय संख्या, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। तो हम कहेंगे कि सर नेचुरल नंबर क्या रियल नंबर होता है? तो जी हाँ, नेचुरल नंबर में अगर मैं लिखता हूँ 5 और 5 के नीचे 1 लिख दूं तो बन गया ना आपका रैशनल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होता है। होल नंबर, हाँ होल नंबर भी रियल नंबर होता है। देखा आपने। फिर मैं कहूँ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स भी आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। परिभाषा देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है। कहते हैं रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। अब जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी माइनस के हैं, जीरो के हैं, बटे के हैं, पाई है, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर में क्या होती है, काउंट होती है। ठीक। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा पाई का इतिहास बता देता हूं। कि जो पाई होता है वो ग्रीक अल्फाबेट का 16वां लेटर होता है। कौन सा लेटर होता है, 16वां। जिस तरह आपकी इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसका 16वां लेटर क्या होता है, पी, उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट का जो 16वां लेटर है वो क्या होता है, आपका पाई होता है। अब हुआ क्या कि जब आप पास्ट स्टेज में जाएंगे, जब पहिए का आविष्कार हुआ, तो जो पहिए का आविष्कार हुआ था इस तरह टेढ़े मेढ़े पहिए का आविष्कार हुआ। कहीं पर ये बहुत बहुत गोल नहीं था, कहीं पे गोल था। तो तमाम तरह की दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जब दो गाड़ियों में इस तरह पहिए लगाए जाएंगे, आप जैसे आपकी गाड़ी है और उसका ये पहिया है, तो एक का साइज थोड़ा सा छोटा, एक का साइज बड़ा, या कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा, तो गाड़ी बैलेंस रूप में चल नहीं पा रही थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सोचा गया कि किया क्या जाए। तो लोगों ने क्या किया कि जब इस वृत्त को इन्होंने देखा कि इसका जो डायमीटर है, जिसको आप व्यास कहते हैं, उसको अगर हम 7 यूनिट रखते हैं और इसका जो सरकमफ्रेंस है, जिसको आप परिधि कहते हैं, अगर उसको 22 यूनिट रखते हैं तो गोला आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट गोल हो जाएगा, एकदम इस तरह गोल हो जाएगा और पहिया एकदम गोल बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब आज तक हम लोग जितना भी पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग गलत पढ़ते आ रहे हैं, गलत नहीं पढ़ते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, माइन्यूट सा क्या होता है, अंतर होता है। जो 22/7 का मान होता है वो आपका और पाई का वैल्यू, दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर होता है। अगर 22/7 का आप वैल्यू देखेंगे तो 3.14285 आएगा, और पाई का अगर वैल्यू देखेंगे तो 3.14
159 आएगा। देख रहे हैं थोड़ा सा ये माइन्यूट सा अंतर इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन अंतर तो अंतर होता है। लेकिन जब 22/7 के रेशियो में हमने अपने गोले को आकार दिया तो हमारा गोला क्या हो गया, बढ़िया से बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, पाई का नाम जो है वो आप देखेंगे ग्रीक अल्फाबेट से ही निकल करके आया है, और इसके लिए एक परिभाषा भी दे सकती है कि पाई इज द रेशियो ऑफ ए सर्कल्स सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। हिंदी में कहते हैं कि एक वृत्त की जो परिधि है उसके व्यास के अनुपात में क्या करता है, बताती है। तो अगर 7 और 22 के रेशियो में जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो गोला एकदम परफेक्ट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। और जो पाई शब्द है आप देखते हैं कि ग्रीक अल्फाबेट में परिधि को क्या कहा जाता है, पेरीफेरी कहा जाता है। और पेरीफेरी लिखने के लिए वहां पे कौन सा, पी की जगह पे सबसे पहला लेटर कौन सा आता है, पाई आता है। तो हो सकता है कि ये उत्पत्ति वहीं से इस शब्द की हुई है। ठीक है, तो अब आपको एक और नई चीज बताता हूं कि इसी पाई के उपलक्ष्य में एक पाई डे मनाया जाता है। अब पाई डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो इसका भी राज इसके ही मान में छुपा हुआ है। देखिए 3.14 ये मान है 3.1459, तो जो पाई का मान होता है 3.14, ठीक है 1459, ये जो मान होता है आपका पाई का मान होता है। तो पाई का मान निकालते समय ये कहा जाता है कि ये तीसरे महीने में, तीसरा महीना आपका कौन सा होता है, मार्च। और मार्च के किस तारीख को मनाया जाता है, ये 14 मार्च को। देख रहे हैं 3.14 मतलब 14 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, समय भी इसका है 1:59 पर, मतलब 159। देख रहे हैं, इसके वैल्यू में ही इसकी सारी चीजें क्या है, छुपी हुई हैं। कल को आपसे पूछ दे कि पाई डे कब मनाया जाता है, तो मार्च महीने में 14 तारीख को 1:59 पर ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो इसकी वैल्यू में ही इसका डे भी क्या हुआ है, छिपा हुआ है। तो पाई की उत्पत्ति के लिए थोड़ी सी आपकी चीजें, और बस एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब अगर आप इसको काटते हुए चले जाएंगे तो कभी भी इसकी वैल्यू आगे चलकर रिपीट होती नहीं है, जिस कारण यह क्या होता है, पाई एक इर्रेशनल, जिसको अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक, तो ये थोड़ी सी चीजें रह गई थी थोड़ा सा पाई के बारे में बताने को, कि आपको पता चले कि पाई की उत्पत्ति कैसे हुई। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।